हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर आपकी केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर जो है बनता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलिए, इसमें आज हम अल्कोहल जो देख रहे थे, तो अल्कोहलों के जो गुणधर्म है, पहले अल्कोहलों के गुणधर्म की चर्चा इस लेक्चर्स में हम करेंगे। इसके बनाने की विधियों की चर्चा हमने इसके पहले लेक्चर्स में किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्कशन प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके अल्कोहलों के निर्माण की विधियां और इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इन सब के बारे में हमने बताया है। आप उन वीडियोस को देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके पहले के जितने भी चैप्टर बनते हैं सभी के ऑलरेडी वीडियो जो है नीचे डिस्कशन प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो अल्कोहलों के गुणधर्म होते हैं, देखो हम सामान्य गुणधर्म की बात करेंगे। ये आपके मेथिल पे भी लागू होंगे, एथिल पर भी लागू होंगे, यानी आप आवश्यकता पड़ने पर भी सब पे लागू करके बता सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम भौतिक गुणों की बात करते हैं। तो अल्कोहलों के जो भौतिक सामान्य भौतिक गुण होते हैं, चलिए जान लेते हैं इनको। तो इसमें सबसे पहला हमने जो भौतिक गुण बताया है कि निम्न अल्कोहल। निम्न अल्कोहल का मतलब ये होता है कि जैसे कम कार्बन वाले, जैसे C1 से लेकर के C11 तक की। निम्न अल्कोहल का मतलब हुआ कि C1 एक कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक के जितने भी अल्कोहल होते हैं, C1 से लेकर C11 कार्बन तक के जितने भी अल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो द्रव अवस्था में होते हैं। किस तरीके से होते हैं? द्रव अवस्था में। यानी C1 से लेकर C11 तक के जो अल्कोहल होंगे वो द्रव अवस्था में, और बाकी 11 के आगे के जितने भी सदस्य होंगे अल्कोहल के वो ठोस अवस्था में मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो है द्रव अल्कोहल, एक बात और ध्यान रखना, जो C1 से लेकर C11 तक द्रव अवस्था में अल्कोहल बताए गए, इन अल्कोहलों की गंध जो होती है एक विशेष गंध होती है, जिसे अल्कोहलिक गंध कहा जाता है। अल्कोहलिक गंध होती है, विशेष गंध होती है, और साथ में स्वाद में तीखे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में तीखे होते हैं। जबकि जो उच्च सदस्य होते हैं इनमें गंधहीन होते हैं, कोई भी गंध नहीं होता है, और इनमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जो निम्न सदस्य होते हैं स्वाद में तीखे होते हैं और एक विशेष गंधयुक्त होते हैं, जबकि उच्च सदस्य जो होते हैं स्वादहीन होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता। तो ये तो इनका पहला गुण हो गया। दूसरे गुण की अगर हम बात करें, जो निम्न अल्कोहल होते हैं ये जो है जल में विलय होते हैं। क्यों विलय होते हैं? क्योंकि ये अल्कोहल जो होता है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध, नाम सुना होगा, H बॉन्ड जिसे बोलते हैं। तो जो निम्न सदस्य के अल्कोहल होते हैं ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध जल के साथ, किसके साथ बनाएंगे? जल के साथ बनाएंगे भाई। जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय होते हैं। निम्न सदस्य विलय होते हैं, लेकिन अगर उच्च सदस्य की बात करोगे तो ये जल में अविलय होते हैं। तो घुलते कहाँ हैं? ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब ये जो जल में घुल रहा है अल्कोहल, ये भी कार्बनिक विलायकों में विलय होगा। तो कुल मिला के निम्न सदस्य जितने अल्कोहल के होते हैं वो जल में विलय होते हैं, जबकि उच्च सदस्य जल में अविलय होते हैं। काहे को विलय होते हैं? क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जो है जल में विलय होते हैं। समझ में आ गई बात? अब और अगर हम बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक, इसके अल्कोहलों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो एल्केनो, जिस एल्केन से जो अल्कोहल बनाया गया होता है उनकी अपेक्षा उच्च होते हैं। संगत एल्केनों से, हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों से उच्च होते हैं। यानी इनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं संगत एल्केनों की अपेक्षा या हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा उच्च होते हैं। इसको आप जान रहिएगा। आगे कहा गया अल्कोहल उभयधर्मी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो अल्कोहल जो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, और ये लिटमस के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी अल्कोहल उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या हुआ भाई? ये अम्ल के साथ क्षार के जैसा व्यवहार करेगा, क्षार के साथ अम्ल जैसा व्यवहार करेगा। कुल मिला के ये उभयधर्मी होगा, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, चाहे जैसे हो जाए, जिस जगह पे रहेगा वैसा इसका उपयोग किया जाता है। ना ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता। समझ में आई बात? तो ये तो थे अल्कोहलों के सामान्य भौतिक गुण। अब चलिए कुछ प्रमुख रासायनिक अपक्रियाएं हैं जो बोर्ड में आपके खूब पूछे जाते हैं, या ऐसे भी कहा जाता है अल्कोहल बनाने की विधियां बताओ तथा इनके 3 प्रमुख रासायनिक गुण बताओ।
तो 3 नहीं, हम आपको 4-6 बताने वाले हैं। और सभी रासायनिक अपक्रिया, ऐसे रासायनिक अपक्रियाओं की चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पूछे जाते हैं। जैसे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप के अपक्रियाओं में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो रासायनिक गुण भी हो जाएगा, वो भी सीख जाओगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म की, तो देखो ऐसे अगर याद करोगे पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सी अपक्रिया है। हम आपको कुछ जुगाड़ बता रहे हैं, तो 3 अपक्रिया तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखो, जो हमारा एल्कोहल होता है आपको पता है CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है। आपको एल्कोहल में एक OH बॉन्ड दिख रहा होगा, यानी पहले टाइप की अपक्रिया जो आपको देखने को मिलेगी, यानी इस OH बंध के कारण अपक्रिया मिली, OH बंध के कारण अपक्रिया मिली। समझ में आई बात? इसको दिमाग में रख लेना। यानी जो OH बंध है, इस OH बॉन्ड के कारण अपक्रिया मिल देखने को मिलेगी। तो एक अपक्रिया तो याद कर लोगे इसको। दूसरे टाइप की जो अपक्रिया मिलेगी C और O, आपको पता है इस कार्बन और ऑक्सीजन बंध के कारण अपक्रिया मिलेगी, बंध के कारण जो है आपको अपक्रिया देखने को मिलेगी। दूसरे टाइप की अपक्रिया हो गई। तीसरे टाइप की जो अपक्रिया मिलेगी, जो हमारा ये CH3 CH2 लगा है, इसके कारण जो है अपक्रिया जो है आपको देखने को मिलेगी। तो 3 कारण तुम्हें पता चला कि नहीं भाई? एल्कोहल आप जानते हैं CH3 CH2OH मान लीजिए है, कोई भी एल्कोहल ले लो, ROH अगर है तो आपको पता है एक OH बंध कारण है, तो OH के कारण अपक्रिया मिलेगा, एक RO के कारण यानी दोनों के बीच के कारण मिलेगा, एक एल्किल समूह के कारण अपक्रिया, यानी 3 अपक्रिया तो आपको ऐसे पता चल गया भाई। अगर आपसे पूछे 3 रासायनिक अपक्रिया बताओ, तो 3 तो ऐसे बता सकते हो। समझ में आ गई? नहीं? अब चलिए हम देखो आपको कैसे अपक्रिया इसकी करवाते हैं। चलिए बच्चों, अल्कोहल की सबसे पहले जो हमारा OH बंध है उस पर आधारित अपक्रिया देखते हैं। सबसे पहली अपक्रिया धातुओं के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? धातुओं के साथ अपक्रिया। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो ये आपका अल्कोहल है ROH, ठीक। इस पर हम जो है अन्य धातु की अपक्रिया कराते हैं। 2 भाग इसको ले लेना, 2 इसको ले लेना। ये आपका अल्कोहल है, ये सोडियम धातु है। इनके साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो यह यहां से निकल जाएगा, Na लग जाएगा, तो हमारा RONA बन जाएगा, और हमारा जो है H2 जो है निकल जाएगा। तो यह हमारा सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भाई? इधर लगा है सोडियम, ये एल्कोक्साइड है। कौन है? एल्कोक्साइड है। तो आप देख रहे हैं कि जो O और H था तो केवल H तो निकल के गया। तो ये हमारा OH बंध के कारण अपक्रिया यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो एक रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि धातुओं के साथ अपक्रिया, मतलब जो हमारा एल्कोहल होता है सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करता है और सोडियम एल्कोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। लिख ले जाओगे? नहीं लिख पाओगे कि हमारा एल्कोहल जो है सोडियम मेटल के साथ अपक्रिया करता है और जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरे टाइप की अपक्रिया देखते हैं। अगली अपक्रिया है कि जो हमारा अल्कोहल है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अपक्रिया करता है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। भाई हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH होता है। इस पर हम ROH की अपक्रिया कराएंगे। ये कौन है? ये अल्कोहल है भाई, ये समझ जाओ, और कुछ है। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप जानते हैं ये जो H है इस OH के साथ H2O बना लेगा। कब? निर्जलीय कारक की उपस्थिति में। निर्जलीय कारक की उपस्थिति में। कौन है निर्जलीय कारक? जैसे H2SO4, ये पानी निकाल कर फेंक देगा भाई। तो यहां से अगर HOH निकाल देंगे तो RCOO R- बचेगा। क्या बचेगा? RCOO R-। उसके बाद आपका H2O निकल के गया है। क्या निकल के गया है? H2O। ये जो बना है ये ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। तो भाई सीधी सी बात है, अल्कोहल और अम्लों की अपक्रिया द्वारा ईस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? ईस्टर। और ईस्टर का बनना जो है ईस्टरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टरिफिकेशन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ईस्टरीकरण कहते हैं। तो आप इसको ऐसे बताएंगे कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया अल्कोहल के साथ निर्जलीय कारक यानी H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है। और ईस्टर का बनना है
ईस्टरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टरीकरण या ईस्टरीफिकेशन कहा जाता है। समझ में आई? तो इसमें भी आपने देखा कि ROH यानी OH के बीच जो बॉन्ड था वही अपक्रिया में इन्वॉल्व हुआ है। समझ में आई दूसरे टाइप की अपक्रिया? चलो तीसरे टाइप की अपक्रिया देखते हैं। चलिए बच्चों अगली अपक्रिया देखते हैं, एसिलीकरण। ये एसिलीकरण क्या है भाई? एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराना एसिलीकरण कहलाता है। कैसे कहलाता है चलिए देखते हैं। भाई ये हमारा एल्कोहल है ROH, इस पर अपक्रिया कराएंगे RCOCl। जब इस पर अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का Cl, भाई H प्लस चार्ज होगा, Cl निगेटिव होगा, निकल जाएगा तो HCl निकल जाएगा, बचेगा क्या? RCOO, R बचेगा हमारा, बचेगा RCOO R और साथ में HCl। तो ये हमारा ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। ये है एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। तो कुल मिला के अल्कोहल की अपक्रिया अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ईस्टर बनता है, जिसे हम एसिलीकरण कहा जाता है। इसी तरीके से एसिल क्लोराइड के साथ ना करा के आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तब भी अपक्रिया बनेगा। कैसे? देखो ये आपका ROH है और इस पर RCOOCOR, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसको भाई कहीं ना कहीं से काटोगे तो इसका ये चिन्ह को दे देना, RCOH कर बना देना और दूसरा RCOOR बना देना। इसको अगर R डैश बनाते हो तो RCOOR डैश बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। ये हमारा ईस्टर होगा और ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। समझ में आई बात? तो कुल मिला के अगर हम अल्कोहल की अपक्रिया एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें ईस्टर प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया एसिलीकरण कहलाती है। समझ में आई बात? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब के सब बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो बच्चों अगली अपक्रिया की हम अगर बात करें तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, जानते हो RMGS। ठीक, तो ये हमारा अल्कोहल है ROH, इस पर RMGX के साथ अपक्रिया कराते हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बड़ा आसान है। ये जो हमारा R है इस H के साथ RH बना लेगा, RH बना लेगा, तो ये RH के साथ RH बना लेगा तो बचेगा क्या? ROMGX बचेगा, ROMGX। ये हमारा एल्केन है। कौन है? एल्केन। RH कौन है? एल्केन है। ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ये अल्कोहल है, इनको मत भूलो। तो आप बताएंगे क्या? आप कहेंगे सीधा सीधा कि जब हम अल्कोहल की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी तक जितने अपक्रिया बताए सब में ये जो हमारा अल्कोहल का OH समूह होता है, बॉन्ड होता है O और H का, तो इनके बीच ब्रेकिंग की अपक्रिया बताए। चलिए अब दूसरे टाइप की अपक्रिया देखते हैं। अगले टाइप की अपक्रिया अब हम देखेंगे जो हमारा O यानी R और C और O का बॉन्ड होता है, यानी OH समूह पूरा पूरा हटाएंगे। अब की बार क्या करेंगे? OH समूह हटाएंगे। तो इस टाइप की अपक्रिया जो है हाइलोजनों के साथ अपक्रिया, यानी अल्कोहल की जो है हाइलोजनों के साथ अपक्रिया कराएंगे। कैसे कराओगे? आप जानते हैं भाई अल्कोहल का फार्मूला ROH होता है, इस पर अगर हम HX की अपक्रिया करा तो आपको पता है कि ये जो X निगेटिव है ये R के साथ चला जाएगा तो ये RX बन जाएगा और OH H के साथ जो है H2O बना लेगा तो ये हमारा हाइलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? हाइलो एल्केन बन जाएगा और ये अल्कोहल है ही है, अल्कोहल। तो कुल मिला के अगर हम अल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आई बात? तो ये इस टाइप की अपक्रिया आपने हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो वही अपक्रिया कहीं अलग से थोड़ी आया है, बस आप एक बार पढ़ लो तो याद रहे कि हाँ पढ़े हो, नहीं पता ही ना चले कि क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। तो इस टाइप से जो भी अपक्रियाएं एक बार पढ़ो उसको अच्छी पकड़ बनाओ, दोबारा उसको देखो तो तुरंत समझ जाओ कि अपक्रिया हमने कहाँ पढ़ा है। समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से अगर अल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ, हमने क्या लिखा? हाइलोजनों के, इसको सही कर लेंगे, हाइलोजन अम्लों के साथ हो जाएगा,
हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराने पर, किसके साथ? हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराने पर हमें हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है। ठीक कर लेना, यहाँ पे हाइड्रोजन अम्ल कर लेना। तो इस तरीके से हाइड्रोजन अम्लों के साथ कराते हैं तो हाइड्रोएल्केन बनता है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। तो भाई अगला जो रिएक्शन है काफी पूछा गया है कि जो हमारा अल्कोहल है अमोनिया के साथ अपक्रिया करेगा। तो आप जानते हैं अल्कोहल का फार्मूला तो ROH होता ही है। इस पर अगर हम NH3 की अपक्रिया कराएंगे, लेकिन यह अपक्रिया ऐसा नहीं करेगा। ये जो है एल्यूमिना Al2O3 और 350 डिग्री सेल्सियस ताप पे अपक्रिया कराएंगे तो हमारा एक R यहाँ का NH2 ले लेगा, RNH2। एक ये CH यहाँ बचा होगा, एक OH, तो हमारा H2O। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन बनेगा। क्या बना है? प्राथमिक एमीन। ये अमोनिया है, अमोनिया, ये अल्कोहल है। तो आप इसको बताएंगे कि जब हम अल्कोहल की अपक्रिया अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसमें आप लोगों ने एक खास बात देखा होगा कि जो हमारा ROH है पूरा पूरा OH निकल रहा है, और इसमें भी आपने देखा पूरा पूरा OH हमारा निकल रहा है। तो कुल मिला के C यानी R और O के बीच जो बॉन्ड है यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसके पहले हमने O और H के बीच बॉन्ड ब्रेक किया था, अब की R और O यानी C और O के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ है। समझ में आई बात? तो इसमें आपका हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपक्रिया हो गया और NH3 के साथ अपक्रिया हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये जो आपका प्राथमिक अमीन बना है, अगर आप अल्कोहल की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं तो ये हमारा RNH2 जो है पुनः जो है ROH के साथ अपक्रिया करेगा। तो अब की बार क्या होगा कि एक H फिर निकल जाएगा OH के साथ, तो हमें जो है R2NH बनेगा और प्लस H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन बनेगा। कौन सा अमीन बनेगा? द्वितीयक अमीन बनेगा। इसी तरीके से अगर हम R2NH की अपक्रिया पुनः अल्कोहल के साथ करा देते हैं तो अब की बार R3N बन जाएगा और H2O निकलेगा। ये टर्शियरी अमीन होगा, तृतीयक अमीन जिसे बोलते। और अगर यही गलती आप फिर कर देते हैं, R3N की अपक्रिया ROH के साथ पुनः करा देते हैं तो ये हमारा R4N प्लस और OH निगेटिव बनता है और इसका नाम जो होगा टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट, टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण जिसे बोलते हैं, टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट जो है बनता है। तो इस तरीके से जब अल्कोहल की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो प्राथमिक अमीन बनता है, लेकिन अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो सेकेंडरी, टर्सरी और अमोनियम लवण जो है टेट्रा अमोनियम लवण जो है प्राप्त होता है। समझ में आए? चतुष्कक अमोनियम लवण कहा जाता है। तो इस तरीके से अमोनिया के साथ जो है अपक्रिया आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला रिएक्शन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगली अपक्रिया देखते हैं जिसे निर्जलीकरण कहा जाता है अल्कोहलों का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। निर्जलीकरण में आपका जो अल्कोहल है इसमें जो एल्किल समूह होते हैं इसमें हम आपको अपक्रिया देखने को मिलेगा, यानी संपूर्ण अल्कोहल में अपक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो तीसरे टाइप की अपक्रिया बनेगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा ROH है, दो पार्टिकल हमारा अल्कोहल है और हम जो है निर्जली कारक लेते हैं। कौन लेते हैं? निर्जली कारक। तो निर्जली कारक की उपस्थिति में लेंगे तो भाई एक H OH के साथ निकल जाएगा तो हमारा ROR बनेगा। क्या बनेगा? ROR और H2O निकलेगा। तो ये हमारा जो बना है ईथर है। क्या है? ईथर। अब मामला ये है कि जो आप निर्जली कारक यूज करेंगे वो होगा क्या? तो यहाँ पर जो निर्जली कारक लिया जाएगा या तो आप Al2O3 लेंगे। अगर Al2O3 लेते हैं तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप रखेंगे, अथवा आप जो है H2SO4 लेते हैं तो इसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस होगा। ध्यान रखिएगा, जो निर्जली कारक आप प्रयोग करेंगे या तो Al2O3 लेंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा तब ईथर बनेगा, और या फिर जो है H2SO4 लेंगे तो 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना कि जब हम
एल्कोहल का, ये एल्कोहल है, एल्कोहल का निर्जलीय कारक जैसे एल्यूमिना अथवा H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर एल्यूमिना लेना Al2O3 तो 250 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप H2SO4 लेना तो 140 डिग्री सेल्सियस ताप रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों के किसी एक की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो हमें ईथर प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? अब दूसरी अपक्रिया इसी में देखते हैं। जैसे मान लीजिए CH2OH, अगर हम इसको निर्जलीय कारक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब हमारा RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O बनेगा। ये हमारा जो बना है एल्कीन है भाई, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन नहीं होगा। अब मामला ये है कि जो निर्जलीय कारक आप प्रयोग करेंगे, अगर आप Al2O3 लेते हैं तो ये आप 350 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। अगर मान लीजिए H2SO4 लेते हैं तब आपको 180 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। 170 से 180 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, तब आपका अल्कोहल से एल्कीन प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया भाई? जब आप अल्कोहलों का, ये कौन है? अल्कोहल भाई, अल्कोहल। जब आप अल्कोहलों का एल्यूमिना के साथ 350 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। इसी तरीके से जब आप अल्कोहल का H2SO4 के साथ 170 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे तब भी हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो ये है निर्जलीय कारक। दो निर्जलीय कारक हमने प्रयोग किए हैं, दोनों में से कोई एक आप ले करके गर्म कर सकते हैं और एल्कीन यहाँ पे बने। ये दोनों अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, किसी न किसी रूप में हर बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा अल्कोहल से ही आपका निकल रहा है, तो ये आपके संपूर्ण अल्कोहल की अपक्रिया होती है। चलिए बच्चों, अल्कोहल की अगली अपक्रिया देखते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अपक्रिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोनिल यौगिक आप दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक तो एल्डिहाइड समूह वाला में देखने को मिलेगा और दूसरा कीटोन वाला आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, काफी बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे मान लीजिए ये हमारा RCHO है, ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और RCHO लिखा है एल्डिहाइड है। इस पर अगर आप ROH की अपक्रिया कराते हैं अल्कोहल की, तो सबसे पहले ये R जो है O के साथ OR बना लेगा और OH जो है दूसरे बॉन्ड पे लग जाएगा, तो RCH रहेगा। ये OR जो है इस O के साथ ये बना लेगा और दूसरा OH लग जाएगा, तो इसका नाम है हेमी एसिटल। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा गया है हेमी एसिटल। लेकिन अगर इस पर आप पुनः ROH की अपक्रिया कराते हैं तो वही कहानी होगा, OH H के साथ H2O बना लेगा और ये R यहां लग जाएगा, तो ये RCH OR डैश और पुनः OR डैश बनेगा, जिसे एसिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटल कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल की अपक्रिया कराते हैं तो पहले हेमी एसिटल और फिर एसिटल प्राप्त होता है। इतना लिखना है और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। और दूसरा, अगर इसी तरीके से मान लीजिए कीटोन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, R ये आपका कीटोन है, आप अच्छे से जानते हो CO समूह कीटोन है। इस पर अगर हम R डैश OH की अपक्रिया कराते हैं तो पहले यही बनेगा RCR OR डैश और फिर OH बनेगा, तो हेमी कीटल होगा ये, और पुनः वही अपक्रिया होगी R डैश OH की, तो ये RCR OR डैश OR डैश बनेगा, H2O निकल के जाएगा भाई, इसमें भी वही HOH निकल के जाएगा, तो ये कीटल बनेगा, कीटल। तो हेमी कीटल और कीटल इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, ROH में से यहाँ का OH, यहाँ कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड पे O के साथ R लगा देना, OH दूसरे बॉन्ड पे लगा देना, तो ये बन जाएगा। दूसरी बार अल्कोहल की जब अपक्रिया कराना
तो OH जो है H के साथ H2O बना के निकाल देना, तो R मजबूरी में लग जाएगा। तो इस टाइप की अपक्रिया बहुत पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए अगली अपक्रिया देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। बी मतलब होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अल्कोहल से निकालना है। भाई आप जानते हैं अल्कोहल का फार्मूला RCH2OH। ये कौन है? अल्कोहल है। और इसको आप जो कुछ नहीं करना है, कॉपर उत्प्रेरक के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस आप केवल गर्म कर दीजिए। तो इसमें से एक H यहाँ का और एक H यहाँ का निकल जाएगा H2। तो बचा क्या है? RCHO सिर्फ बचा है, H2 निकल गया है। तो ये आपका एल्डिहाइड बना है। क्या बना है? एल्डिहाइड। तो ये आपका प्राथमिक अल्कोहल था। प्राथमिक अल्कोहल को अगर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर उत्प्रेरक के साथ गर्म करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। इसी तरीके से अगर आप RCHOH, R के ये द्वितीयक अल्कोहल है, इसको अगर Cu के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों H को निकाल देंगे, तो आपका RC+O R बन जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो ये आपका कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? अरे RCOR क्या है? कीटोन है ना। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आए कि नहीं? भाई द्वितीयक अल्कोहल को अगर गर्म कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर विहाइड्रोजनीकरण कराओगे तो कीटोन बनेगा। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगला रिएक्शन देख लेते हैं, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। देखो भाई, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कैसे बनता है? देखो ये आपका अल्कोहल है RCH2OH। इसका ऑक्सीकरण आप कराओगे तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, तो RCHO बनेगा। क्या बनेगा? RCHO बन जाएगा। और पुनः अगर ऑक्सीकरण आप कराते हैं तो RCOOH बनता है। तो ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका अल्कोहल है। तो आप बताएंगे अगर हम अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और है, दहन। यानी अल्कोहलों का अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। हो जाएगा रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो थे अल्कोहलों के सामान्य अभिक्रियाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे गए थे। हमने आपको 10 रिएक्शन बताया, लास्ट रिएक्शन दहन है, हमने करके नहीं बताया, आप लोग करके बताइएगा। ये आपकी अभिक्रियाएं जो है सब के सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी रूप से। तो उम्मीद करते हैं सारी अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले लेक्चर्स को लेकर के।